सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। सो फाइनली हम मशीन लर्निंग पढ़ना अपना शुरू कर चुके हैं और इस मशीन लर्निंग की जर्नी के अंदर अब तक हमारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है, मशीन लर्निंग कैसे बन के आया, मशीन लर्निंग के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। मशीन लर्निंग की जो लाइफ साइकिल होती है ये हमने देखा है, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम एक लेवल और आगे बढ़ेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या आज हम बढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स, जिसमें से लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स रिलेशनशिप। उसके बाद इतना ही नहीं, जितने भी एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे उसके पीछे जो मैथ्स इन्वॉल्व होती है कि भाई एल्गोरिदम बन के कैसे आया, उसके पीछे के मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है, उसको हम लोग समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके बाद होंगे कॉस्ट फंक्शन फॉर मिनिमाइजिंग एरर्स, ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में देखेंगे और ग्लोबल मिनिमा के मैकेनिज्म को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लर्निंग रेट, और यहाँ पे जितनी चीजें मैं कराऊंगी वो प्रैक्टिकल कराऊंगी। तो यहाँ पे हम एक डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे उसको रियली हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, राइट। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रॉस वैलिडेशन कैसे होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे होता है, मॉडल ट्रेनिंग देखेंगे, मॉडल को टेस्ट करेंगे और फाइनल प्रिडिक्शन निकाल के यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग के लिए, इसको भी हम लोग डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरेटिकल भी समझेंगे और मैथमेटिकली भी समझेंगे। तो आज की क्लास काफी ज्यादा बेटर होने वाली है, काफी ज्यादा बेस्ट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब यहाँ पे रिग्रेशन मतलब अभी हमने देखा, रिग्रेशन मतलब होता है कि जब हमारा आउटपुट जो आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, न्यूमेरिकल होगा और इसको हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। इसका मैं सिंपल अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल लूं तो यहाँ पे हम लोग सैलरी प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। और सैलरी किसके बेसिस में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं? एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सैलरी को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो दिस इज एक्सपीरियंस के बेसिस में सैलरी प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो अब हो सकता है किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो उसकी सैलरी लेट्स सपोज 50,000 हो, किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसकी सैलरी हो सकता है 20,000 हो। तो ये कुछ भी डेटा यहाँ पे एक्सपीरियंस का हो सकता है, लेकिन इसी डेटा के आधार पे हमको क्या करना है, सैलरी को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन होता है इसमें डेटा पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है इसको रखेंगे। अब एक्सपीरियंस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एंड सो ऑन। और जो वाई एक्सिस है हमारी, इस वाई एक्सिस में हम लोग रखेंगे सैलरी को। अब अलग अलग डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस हो और उसकी सैलरी 20,000 हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5,000, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से सैलरी है, राइट। 5,000, 10,000, 25, 15,000, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसकी जो सैलरी है, लेट्स से उसकी सैलरी है यहाँ पे 20,000, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट मिल गया। किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी है 10,000, ये डेटा पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अलग अलग डेटा पॉइंट्स हमको सैलरी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलते जा रहे हैं, राइट। अब हमारा यहाँ पे लेट्स सपोज हमको कोई पूछ रहा है कि अब अचानक से आपका जो मॉडल है उसको, आपके मॉडल को कोई आके पूछ रहा है कि 6 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कितनी होगी बताओ। तो उस समय आपका मॉडल ये प्रिडिक्ट करके बताना चाहिए कि आपकी सैलरी इतनी हो सकती है। ये चीज हमको प्रिडिक्शन मॉडल के अंदर बनाना है। तो जितना डेटा यहाँ पे मिल रहा है, अलग अलग लेवल का हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा मिलते जा रहा है। अब इस डेटा में से लीनियर मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे बनाना है जो आपके सारे डेटा पॉइंट्स के क्या हो, पास हो। मैं यहाँ पे अलग कलर से बेस्ट फिट लाइन को बना रही हूँ, दिस इज। तो ये सारे क्या है, ये जो ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये हमारे रियल डेटा पॉइंट्स है। इसी रियल डेटा पॉइंट के पास में हमें एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन खोजनी है जो हमको क्या कर पाए, प्रिडिक्ट कर पाए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से 5 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे हमको कितनी सैलरी मिलेगी, तो लेट्स से 30,000 सैलरी आ रही है। तो ये हमारी एक ऐसी लाइन बनना चाहिए जिसमें सारे पॉइंट्स, जो एक्चुअल पॉइंट है और जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन क्या कहता है, लीनियर रिग्रेशन को अगर हम यहाँ पे समझें, सो दिस इज समथिंग जहां पे लीनियर रिग्रेशन का सुपरवाइज मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो इनपुट फीचर्स यानी कि एक्स जो है उसके बेसिस पे कंटिन्यूअस फीचर वाई को प्रिडिक्ट करता है यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी के कारण इसका नाम पड़ा है लीनियर रिग्रेशन। ये जो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ऑरेंज कलर से, दिस वन दैट यू आर सीइंग हियर, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, हाउस का प्राइस हो,
चाहे किसी की सैलरी प्रिडिक्ट करनी हो या किसी स्टूडेंट का मार्क्स हो, तो ये सारी चीजों पे आपका अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन में अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे आप ब्लू कलर के डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि इतने सारे ये जो ब्लू कलर के आपको डेटा पॉइंट ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे रियल डेटा हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि जो भी आप यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाले वो इस लाइन के आसपास आए, ये इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो पाए। तो डेटा के पास से, डेटा के सबसे पास से जो लाइन गुजरेगी वही लाइन क्या होगी, हमारी बेस्ट फिट लाइन, जो क्या करेगी, फ्यूचर के हिसाब से चीजों को प्रिडिक्ट करेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये मान लो हमारा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के आधार पे कितना सैलरी आपका होना चाहिए, यहाँ पे ये जो बेस्ट फिट लाइन है ऑरेंज कलर की, यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिलेगा इसके आधार पे सैलरी हमारी प्रिडिक्ट होगी। तो हमारा लीनियर रिग्रेशन में काम ही ये होता है कि जब जितने भी आपके पास रियल डेटा है, जो ब्लू कलर से, ये सब रियल डेटा है, इसके पास से होके जो लाइन गुजरेगी वही लाइन क्या कहलाएगी, बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। तो हमेशा हमें याद रखना है कि लीनियर जो भी एक लाइन खींचते हैं उसका इक्वेशन क्या होता है, स्कूल में जो हम पढ़े थे। देखो अभी मैंने लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये आपको समझाया है। अब इसके मैथ्स को हम लोग समझेंगे, इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या होता है। तो जब भी कोई एक लाइन पास होती है उसका हमेशा इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। ये हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। c मतलब होता है इंटरसेप्ट और m मतलब होता है स्लोप। जैसे ये लाइन हमारी है, इसकी ढलान क्या है, ये स्लोप क्या है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यही इक्वेशन को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब बेस्ट फिट लाइन जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, अब इसका इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं मशीन लर्निंग की भाषा में, तो इसको लिखा जाता है h थीटा x इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x। तो थीटा 0 मतलब क्या है, हमारा c है। अब यही जो इक्वेशन है h थीटा x इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x, ये लाइन की इक्वेशन है। अब इसी में अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर देती हूँ यहाँ पे, तो h थीटा x क्या बच जाएगा, केवल थीटा 0 बच जाएगा। और इसी थीटा 0 को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये जो रेड कलर से है, ये जब हमारी वैल्यू x की 0 हो जा रही है, तो ये जो पोर्शन हमारा बच रहा है, जो ओरिजिन से हमारा यहाँ से दिख पा रहा है, ये पोर्शन जो है ये कहलाता है इंटरसेप्ट। यहाँ पे जो रेड, अगर ये लाइन और लंबी कर दूं मैं, ये रेड पोर्शन यहाँ ले आऊं, तो 0 से लेके y के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये होता है इंटरसेप्ट। ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज योर इंटरसेप्ट, राइट। अब इसके बाद में थीटा 1, थीटा 1 मतलब सबको पता है कि बात हो रही है स्लोप की। स्लोप मतलब क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं x एक्सिस में 1 यूनिट आगे बढ़ती हूँ, तो मैं y एक्सिस में कितना 1 यूनिट आगे बढ़ूंगी, यही चीज हमारी कहलाती है स्लोप। x एक्सिस में 1 यूनिट आगे बढ़ी, तो y एक्सिस में मैं 1 यूनिट कितना आगे बढ़ी, तो ये जो स्लैंट पार्ट है हमारा, दिस वन, द ग्रीन लाइट विच आई एम हाईलाइटिंग, ये जो डिस्टेंस बनाता है इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, थीटा। दिस इज योर थीटा, द स्लोप इज कॉल्ड एज थीटा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया लाइन का, h थीटा x इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x, जिसमें से थीटा 0 है इंटरसेप्ट, ये वाला पोर्शन, एंड थीटा 1 x जो में थीटा आपका क्या है, थीटा 1 है स्लोप, इसके बारे में पता चल गया। और ये x क्या है, तो x है डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हमारे डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमकी लाइन हमारी, हमको पता चल गई लाइन की। अब यहाँ पे ये बात आती है कि डेटा पॉइंट से तो कोई भी लाइन पास कर सकते हैं। ये लाइन खींच दूं मैं, कितनी भी लाइन मैं यहाँ पे खींच सकती हूँ, ये लाइन खींच दूं, ये खींच दूं, ये खींच दूं, ये खींच दूं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन बेस्ट फिट लाइन है। तो बेस्ट फिट लाइन वो होती है जो रियल डेटा पॉइंट्स के पास से गुजरे। अब मैं कैसे अंदाजा लगाऊं यार, कैसी कौन सी लाइन है जो सबसे पास से गुजरेगी, इसके लिए हम यहाँ पे इस बात को, इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि ये जो हमारा बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे बना है, ये जो ऑरेंज कलर से ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने रियल पॉइंट लिखे हैं, ये सारे जो ग्रीन कलर के हैं, ये हमारे रियल डेटा पॉइंट्स हैं। अब हम एक बेस्ट फिट लाइन जो है उस तरीके की बताना चाहते हैं कि जो रियल डेटा पॉइंट है और जो हमारी प्रिडिक्टेड पॉइंट है, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, ये सब क्या है, ये आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स है, ये प्रिडिक्टेड पॉइंट है। तो जो रियल पॉइंट है, ग्रीन कलर का रियल पॉइंट और व्हाइट कलर का प्रिडिक्टेड पॉइंट, तो इस रियल पॉइंट से इस प्रिडिक्टेड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होना चाहिए, तभी हमारी बेस्ट फिट लाइन हमको मिल पाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मेरे को कम करना है। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतने सारे डेटा पॉइंट्स है, सबसे पहले तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है, ये सबका हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ ऑल द डेटा, ऑल
डेटा पॉइंट्स समेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है और ये जो व्हाइट कलर का पॉइंट है, ये इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमको क्या करना है, कम करना, और कम करके समेशन करना है, क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स के लिए हमको लेना है। तो ही हमारी लाइन कौन सी कहलाएगी, बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। अब हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो इक्वेशन हमने बनाया, वो एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये जितने भी हमारा जो डिस्टेंस है ना, इसको हमको क्या करना है, सम करना है, और इसको हमको मिनिमम करना है। ये मिनिमम होगा तभी हमारी लाइन बेस्ट फिट लाइन होगी। अब इसी को मिनिमम करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन में पहली चीज मैंने क्या बोला, सम करना है। तो देखो यहाँ पे समेशन मैंने लिख लिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो रियल पॉइंट है और प्रिडिक्टेड पॉइंट के बीच डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या है, हमारा एरर है। एरर मतलब होता क्या है, एरर मतलब ये होता है कि जो आपकी रियल चीज है माइनस जो आपकी प्रिडिक्टेड चीज है, इसके बीच का डिस्टेंस ही आपका एरर कहलाएगा। इसी एरर को तो कम करना है। तो हमारा जो रियल पॉइंट है उसका इक्वेशन क्या बना है, एच थीटा एक्स। तो हमको पता है एच थीटा एक्स मतलब थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स। तो एक्चुअल पॉइंट क्या है आपका, एच थीटा एक्स, यही रियल पॉइंट है। इसमें से हम माइनस कर देंगे y को, y क्या है हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट, इसको हम माइनस करेंगे और इसको हम समेशन करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाए हो इस फॉर्मूला में। अब देखो, इसको हम स्क्वायर इसलिए करिए हैं यहाँ पे कि जब भी डेरिवेशन होता है, ये हम लोग 10th 11th क्लास में डेरिवेशन मैथ्स में सीखते थे कि जब भी एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स करके हम इसका डिराइव करेंगे, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, डी ऑफ डी एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2x, यानी कि एन एक्स एन माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सामने, फिर x की वैल्यू आएगी और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, इसका मतलब 2x होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, ताकि हमको एरर को मिनिमम करना है। और इसी का जो 2 हमारे पास है, जो 2 का 2x आएगा, इसको हमको कट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे में 1/2m से डिवाइड कर रहे हैं। और m से आप क्यों डिवाइड कर रहे हो, m इज द ऑल द डेटा पॉइंट्स, ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं सबके लिए हम लोग m लिख रहे हैं, तो उसका एवरेज करना पड़ेगा, इसलिए हम m से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, हमारा पहला टास्क क्या था, पहला टास्क ये था कि रियल पॉइंट और प्रिडिक्टेड पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसको कम करना है। उस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया कॉस्ट फंक्शन को। कॉस्ट फंक्शन को किससे दिखाते हैं, जे ऑफ थीटा 0 कॉमा थीटा 1 से कॉस्ट फंक्शन को दिखाया जाता है। तो हमने क्या किया, एक्चुअल डेटा पॉइंट यानी कि एस थीटा एक्स, उससे माइनस कर दिया किससे, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट को। अब इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर एरर फंक्शन भी बोलते हैं या कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, इसको मिनिमम करना है इसलिए। अब जब भी आप किसी चीज का डेरिवेशन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का आप डी बाई डी एक्स करके डेरिवेशन कर रहे हो तो वो हमेशा 2x मिलता है। अब ये जो 2 आपका आया है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि m क्यों लगा दिए, m इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जितने भी डेटा पॉइंट्स है सबका हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो इस तरीके से कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला आ गया। मैम क्या ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना नहीं है। ये चीज कैसे आ रही है, कैसे लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम बना है, उसके पीछे क्या मैथ्स हुई है, केवल आपको मैं इतना समझा रही हूँ, इसी को आपको समझना है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, अब फिर से इन सारी चीजों को इजी तरीके से फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला हमारा स्टेप था डेटा पॉइंट्स बनाना, डेटा पॉइंट बन गए। ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ये सब कौन सा डेटा है, रियल डेटा है, राइट। और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने अंदाजे से एक लाइन को खींच दिया यहाँ पे। अब इसी लाइन में जो डेटा पॉइंट्स के बीच ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, नीले वाले डॉट के बीच में, और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इसी के डिस्टेंस को मिनिमम करना है, जिसके लिए यूज कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन 1/2m समेशन प्रिडिक्शन माइनस असलियत, यानी कि आपका जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उससे आपको रियल वैल्यूज को माइनस करना है। अब हमें यहाँ पे ये नापना है कि हमारी जो लाइन है, ये जो बेस्ट फिट लाइन है, वो कितनी बेकार है, राइट। क्योंकि आप पहली बार लाइन खींचोगे तो वो अंदाजा ही है। अब इसी लाइन को आपको क्या करना है, सेट करना है, ताकि वो लाइन आपकी बेस्ट फिट लाइन बन पाए। तो एक्स एक्सिस में हमको पता चल गया है कि ये हमारा जो भी पॉइंट होता है इसको हमको स्लोप मिलता है, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीजें हम लोग को प्रिडिक्शन हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद ये जो कॉस्ट फंक्शन का हमको ये फॉर्मूला मिला है ना, इसी फॉर्मूला को अगर मैं ग्राफ बना के दिखा दूं, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ बना दूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है।
तो ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ है, इसमें ये जो रेड वाला पॉइंट है, यहाँ पे अभी हमारी करंट लाइन की सिचुएशन है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको एरर को कम करना है। जितना कम एरर होगा उतनी अच्छी मॉडल आपकी एक्यूरेसी देगा। तो इस एरर को कम करते करते हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे आना है। ये जो रेड पॉइंट नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आपको आना है। ये जो रेड पॉइंट है हमारा रेड पॉइंट ग्राफ में ये जो दिख रहा है यहाँ पे, वहां से आपको यहाँ आना है। क्यों आना है? क्योंकि यही पॉइंट है जहां पे आपका एरर क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। तो अगर हम इस कॉस्ट फंक्शन को ग्राफ करें तो कैसा दिखेगा? ये जो ब्लू कलर से आपको बाउल टाइप का दिख रहा है, ऐसा ये ऐसे जो शेप दिख रही है हमको, ये बाउल वाली, ये शेप हमको यहाँ पे दिखेगी। कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ है ये। अब यहाँ पे ये जो रेड कलर से हमको दिख रहा है, एक्स एक्सिस में हमारा θ1, वाई एक्सिस में हमारा थीटा। अब ये जो रेड वाला पॉइंट ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब इसी को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करते करते कहाँ लेके आना है, ग्लोबल मिनिमा में लेके आना है। क्यों लाना है? जब तक हम इस ग्लोबल मिनिमा में नहीं पहुंचते हमारा एरर कम नहीं होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको धीरे धीरे कहाँ लाना है, नीचे लेके आना है ग्लोबल मिनिमा में। तो जब भी आप किसी वैल्यू को धीरे धीरे नीचे लेके आओगे तो आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव आपको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, जो आपको उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे लेके आए। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट डिसेंट इसको कहा जाता है, कि अभी तो आपने कॉस्ट फंक्शन समझ लिया, अब आपको दूसरी चीज जो समझनी है वो है ग्रेडियंट डिसेंट, कि ये आपकी रेड वाली पोजिशन में अभी आप है, आपको लाना कहाँ है, ग्लोबल मिनिमा पे। तो जिस रेट से आप इसको नीचे लेके आते जाएंगे यही चीज कहलाती है ग्रेडियंट डिसेंट। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी ऑफ जे अपॉन डी थीटा का। याद रखना नहीं है इसको, मतलब रटना नहीं है इसको, बस ध्यान में रखता है। तो जैसे जैसे मैं नीचे आते जाऊंगी तो मेरे थीटा की पोजीशन तो बदलते जाएगी, क्योंकि हर एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप हो सकता है ज्यादा हो, धीरे धीरे आते आते मेरा स्लोप क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हर एक पोजीशन में जो डेरिवेटिव है, ये जो डी ऑफ जी डी जे अपॉन डी थीटा, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव मतलब कुछ नहीं होता, डेरिवेटिव मतलब होता है किस रेट से आपका जो स्लोप है वो बदलता जा रहा है, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आते तक कितनी बार हमारा स्लोप क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में लिख लिया डी जे ऑफ डी थीटा, यानी कि हमारा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू देखने मिल रही है, ये है अल्फा। अल्फा क्या है? अब देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इस पॉइंट से इस नीचे के पॉइंट में आना है। या तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े स्टेप लेके आ सकती हूँ, या हो सकता है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स पे आगे बढ़ूं। तो कौन सा वो स्टेप होगा, यही चीज जो अल्फा है हमारा, ये हमारा कहलाता है लर्निंग रेट। तो ये जो डेरिवेटिव है ये क्या बताता है, ढलान कि स्लोप किस तरफ है, ढलान किस तरफ है, ये डेरिवेटिव बताता है। और यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं अल्फा, इसको बोलते हैं लर्निंग रेट। ये बताता है, ये तय करता है कि हम कितना बड़ा कदम ले रहे हैं इस पॉइंट तक, नीचे तक पहुंचने के लिए। तो हर कदम जो हमारा स्लोप होता है वो अपडेट होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बन गया वो क्या बन गया, थीटा न्यू इक्वल्स टू, हर बार क्योंकि आपका थीटा नया होते जा रहा है, एक स्टेप आगे आए फिर नया थीटा मिल गया, फिर आगे आए फिर नया थीटा, फिर नया थीटा, एट लास्ट यहां तक पहुंचते तक आपको कई बार नए थीटा मिलेंगे। तो जो हमारा थीटा न्यू होगा वो क्या होगा, ओल्ड थीटा से हम लोग इसको माइनस करेंगे और जो नए थीटा की पोजीशन होगी उसको हम लोग डेरिवेटिव में डालेंगे। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पता चल गया। अब हम क्या हो गया, फाइनल एरर तक, अपना जो मिनिमम वाला एरर था वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब हमको ध्यान में रखना है कि आपका जो एरर है, इसका जो फाइनल इवैल्यूएशन है, इसके लिए एक और चीज हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस रेसिड्यूअल अपॉन एस एस टोटल। अब ये जो रेसिड्यूअल है, अगर आपका रेसिड्यूअल बहुत छोटा है, 0 के आसपास है, तो आपका 1 के आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 के आसपास। अब आपने मॉडल तो बना लिया, लेकिन आपको चेक करना है कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं। आपकी मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी कब होगी, जब आपका मॉडल 1 पे आता है, और एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी जब आपका नेगेटिव पे जाता है। तो यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर की एंट्री होती है अगर मैं मॉडल में फालतू के कॉलम्स, मतलब फालतू के फीचर्स को डालती हूँ। जैसे कि अब मान लो मेरे को घर जो है उसका प्राइस मेरे को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, हाउस का प्राइस मेरे को प्रिडिक्ट करना है। अब मैं हाउस के प्राइस के प्रिडिक्शन के लिए क्या क्या वैल्यू करता है, लोकेशन मायने रखता है, कितने बीएचके का है वो मायने रखता है, किस साइज का है वो मायने रखता है। लेकिन क्या हाउस का जो प्राइस है उसका इस बात से कोई लेना देना है कि हाउस का ओनर एक मेल है कि फीमेल है, कोई लेना देना नहीं है। इस हाउस का जो ओनर है उसका नाम क्या, उससे कोई लेना देना है प्राइस का, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो अनवांटेड फीचर्स हैं
अगर इसको हम लोग मॉडल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, मॉडल की एक्यूरेसी में चेंजेस आएगा। इसीलिए अब घर का कलर क्या है, पिंक कलर का घर है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है घर के रंग से उसके प्राइस का। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए हमारे पास इस चीज को सुधारने के लिए एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - आर स्क्वायर n-1। तो यहाँ पे जो k है ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फीचर्स, कि अगर आपके फीचर्स बढ़ रहे हैं तो भी इस चीज का ध्यान रहे कि आपका मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों को क्या याद रखनी है, किस पे याद रखनी है, अपने इस मॉडल के अंदर, अपने इस लीनियर रिग्रेशन के अंदर, राइट। तो कोई बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं है, एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला हमारा काम होता है लाइंस को बनाना। अब इस लाइन में से कौन सी लाइन बेस्ट फिट है इसको हमको तय करना है। जो भी लाइन हमारी बेस्ट फिट लाइन तभी होगी जब हमारा रियल पॉइंट और हमारे प्रिडिक्टेड पॉइंट के बीच डिस्टेंस कम होगा। इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला पता चल गया। अब कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके एरर को मिनिमम करना है, तो हमको ग्लोबल मिनिमा पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज यूज होती है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। हर टाइम जब जब आप मूव कर रहे हैं आपका यहाँ पे जो स्लोप है, ढलान जो है वो चेंज हो रही है। इसका हमको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव डी जे थीटा अपॉन डी थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी तेजी से वो आ रहा है, कितनी तेजी से ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच रहा है, इसके लिए अल्फा। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, फास्ट आएगा तो अल्फा की वैल्यू हो सकता है 1 हो, धीरे धीरे आ रहा है तो अल्फा हो सकता है 0.02, ये डिपेंड करता है। ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट। अब मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करना है, उसके लिए हमारे पास दो टर्म है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्यों यूज होता है कि अगर कोई फालतू के फीचर्स आ रहे हैं तो उससे आपकी मॉडल की एक्यूरेसी पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमने इनका फॉर्मूला देख लिया। अब यही चीज हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इतना फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, वहां पे सिर्फ आपको कोड लिखना है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला मैथमेटिकल इंट्यूशन इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको समझ में तो आए कि एल्गोरिदम बना कैसे है, राइट। अब एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे ओवरफिटिंग का, इसको समझते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड, कई बार आप लोगों के इतने क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम फुल फ्लेश तरीके से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स ये सब सीखना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो द आई स्किल की वेबसाइट के अंदर आप एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हैं, जहां पे द आई स्किल के प्रीमियम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, डेटा साइंस विद जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई अलॉन्ग विद द मास्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। इन दोनों कोर्सेज के अंदर आपकी लाइव क्लासेस, साथ के साथ आपका कंप्लीट प्लेसमेंट असिस्टेंस, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें कवर होती है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इन दोनों का करिकुलम भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं द आई स्किल की वेबसाइट पे। सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसके पहले हम ओवरफिटिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे डायरेक्टली हम सबसे पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझते हैं लीनियर रिग्रेशन का। अब तक जितना भी हमने समझा है मैथमेटिकल इंट्यूशन, ये सब एक्चुअल कोड कैसे करना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सिंपली आपको अपने सिस्टम के अंदर जाना है, एनाकोंडा नेविगेटर आपको सर्च करना है। एनाकोंडा नेविगेटर कैसे इंस्टॉल करना अगर आपको नहीं पता तो इसका भी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल रखा है, जहां से आप एनाकोंडा नेविगेटर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने मिलेगा। अब ये एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है, तो जब हमें कोड करना है तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप पाइथन को यूज कर पाए। तो एनाकोंडा नेविगेटर जो है एक पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स फ्री अवेलेबल है। इसको हमें इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक का। काफी सारे आईडीज होते हैं, पाइचार्म, काफी अदर लाइक गूगल कोलैब, काफी सारे अलग अलग आईडीज होते हैं। जुपिटर नोटबुक वन ऑफ द बेस्ट आईडी है मशीन लर्निंग, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए रिलेटेड टू पाइथन। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक का। जुपिटर नोटबुक में यहाँ पे आपको लॉन्च का बटन दिया है, सिंपली जाके आपको इसे लॉन्च करना है। जैसे ही आप इसे लॉन्च करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर पे। तो सिंपली हम यहाँ जा रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च करने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर में। डिफॉल्ट ब्राउजर आप जो भी यूज करते हो, क्रोम यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, उसमें डायरेक्टली आपको ये रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका जुपिटर नोटबुक जो है वो ओपन हो चुका है। अलग अलग फोल्डर्स आपके बने हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपली जाके मैं एक नई फाइल को क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सिंपल जाएंगे न्यू पाइथन 3 IPY कर्नल, हमारी जो फाइल है इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसको आप अननेम कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम लेट्स से यहाँ पे रख देती हूँ इस फाइल का मशीन लर्निंग, राइट। मैं इसका सिंपल यहाँ पे नाम रख रही हूँ ML
लर्निंग नाम से, ओके। और इसको हम रीनेम कर देते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम पे जाके देखेंगे ML लर्निंग नाम से आपकी फाइल जो है वो इजिली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। हियर यू कैन सी, राइट। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके हेडिंग डाल रही हूँ और हेडिंग में मैं लिख रही हूँ लीनियर रिग्रेशन हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो लीनियर रिग्रेशन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, राइट, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अब इसको प्रॉपर्ली मेरे को हेडिंग के फॉर्मेट में देना है। यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट करना है, इसको रन कर देना है, अपने आप आपका ये हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाने वाली हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम हाउसिंग प्रिडिक्शन जो है इसका हमें सबसे पहला काम होगा, हमें एक हाउसिंग का डेटा सेट लेना है और उस हाउस का प्राइस हमको प्रिडिक्ट करना है। एक ऐसा मॉडल हमको यहाँ पे तैयार करना है, राइट। अब इसके लिए जो डेटा हम लोग लेंगे उसके पहले हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग numpy लाइब्रेरी का, जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन एरेज में हेल्प करेगा। अब डेटा को क्लीन करना पड़ेगा तो उसके लिए पांडास की मदद लेंगे। ग्राफ बनाना है, विजुअलाइजेशन करना है तो इसके लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न जैसी प्लॉटलीज है, इसकी मदद हम लोग लेंगे। तो ये सारी लाइब्रेरी को सबसे पहला काम रहेगा हमारा इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पे हम लोग जाके लिख देते हैं import numpy as np। सो import numpy as np। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को, import pandas as pd। उसके बाद इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। सो import matplotlib डॉट pyplot as plt एंड देन आफ्टर सीबॉर्न को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के लिए हम एक और कमांड लिख सकते हैं, परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ठीक है। और साथ में हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, सीबॉर्न लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। तो हमने सबका एलियास यहाँ पे बना लिया है, numpy को np से, पांडास को pd से, मैटप्लॉटलिब को plt से। ये सारे एलियास हमारे पास बन चुके हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले डेटा सेट चाहिए। हाउसिंग का डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके यूज करने वाले हैं sklearn लाइब्रेरी को। देखो हमेशा सबसे अच्छे कोडर्स की यही एक निशानी होती है कि जब भी वो कोई ऐसे प्रोग्राम्स को रन करते हैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके रखते हैं। कंपनी के अंदर भी तुम जाओगे काम करने के लिए तो तुम्हारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो आपको हर चीज रटना नहीं है कि अरे मेरे को इतना याद रखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो चीजें आपको अपने आप ध्यान में आने लगती है, याद रहने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग sklearn लाइब्रेरी को जो यूज करेंगे इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो सिंपल सा है, गूगल पे जाना है, scikit-learn linear regression डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना है और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ओपन हो जाएगा, ये scikit-learn लाइब्रेरी का, जहाँ पे आपको लीनियर रिग्रेशन की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसी को उठा उठा के अभी हम लोग यूज करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को सबसे पहले चाहिए डेटा सेट। तो यही जो sklearn लाइब्रेरी है इसके अंदर मैं लिखूंगी फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इंपोर्ट और यहाँ पे लिख रहे हैं फेच अंडरस्कोर ओपन ml और इसके बाद यहाँ पे आएगा ओपन ml। देन नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉस्टन डेटा, मतलब जो हाउसिंग का डेटा है इसका नाम है बॉस्टन। तो बॉस्टन नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ। यहाँ से हम लोग फेच करेंगे किसको, ओपन ml को, जिसको हमने इंपोर्ट किया है ऊपर में ओपन। सो लेट मी राइट ओपन ml और ये जो डेटा सेट है इसका नाम है बॉस्टन डेटा। तो नेम इक्वल्स टू बॉस्टन, मतलब बॉस्टन ये नाम है कि बॉस्टन में जितने हाउसेस हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इसका डेटा सेट का हम लोगों को नाम लिखना है। सो लेट मी राइट बॉस्टन एंड कॉमा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्जन देना पड़ता है। सो वर्जन इक्वल्स टू 1 कॉमा एज फ्रेम चाहिए, मतलब यस हमको डेटा फ्रेम प्रॉपर चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैं ट्रू यहाँ पे डालूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पार्सर है हमारा, ये पांडास लाइब्रेरी को हम लोग यूज करने वाले हैं। सो पार्सर इक्वल्स टू पांडास, लेट मी राइट पांडास, राइट। तो ये हमारा टास्क है, यहाँ पे हम कोलन को प्रॉपर क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को डेटा सेट को क्या करना है, फेच करना है। सो इट इज शोइंग सम एरर, तो यहाँ पे लेट्स सी कि क्या एरर आ रहा है। सो पार्सर इक्वल, ओके पांडास लाइब्रेरी का नाम होना चाहिए, हमने एन की जगह गलती से एम लिख दिया, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। लेट्स जस्ट करेक्ट दिस एरर। ओके अब यहाँ पे एरर हट चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट है जिसको हमने इंपोर्ट किया है इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे ये हमारे पास डेटा सेट आ चुका है, राइट। इसको जैसे ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, अब देखो फीचर नेम, फीचर मतलब कि ये जो डेटा सेट है हमारे पास हाउसिंग का, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं।
तो फीचर्स नेम में CRM, एज, ये सारी चीजें, ये जो है फीचर्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक फीचर का क्या क्या काम है, इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो क्या क्या फीचर का यहाँ पे क्या क्या काम है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया हुआ है। तो ये हमारे पास डेटा जो है वो आ चुका है, लेकिन डेटा भी एक नॉर्मल फॉर्मेट का डेटा हमारे पास आया है। इतने सारे नंबर्स हैं, कई सारे फीचर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज और ज्यादा बेटर तरीके से तब क्लियर होगी जब हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखो जो डेटा है आपके पास में, जो सोर्स है बॉस्टन का हाउस प्राइस डेटा है, ठीक है, ऑफ हैरिसन, ठीक है। तो ये हाउस प्राइसिंग का हमारे पास डेटा जो है वो आ चुका है, लेकिन अब मैं इसको चाहती हूँ कि मेरे पास प्रॉपर डेटा फ्रेम के तरीके से आए, ताकि मेरे को इसको देखने में पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो पाए। तो इसको हम लोग एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ DF इक्वल्स टू बॉस्टन डॉट फ्रेम नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाके DF डॉट हेड कॉल करती हूँ। हेड हम लोग क्यों लिखते हैं, मेरे को शुरुआत का केवल 5 डेटा देखना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हेड लिखते हैं। अब प्रॉपर तरीके से हमारे पास आ चुका है ये पूरा का पूरा डेटा सेट, जिसमें कई सारे आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में फीचर्स जो है वो दिया हुआ है, राइट। अब इसी फीचर में हम लोगों को इस हाउस प्रेडिक्शन का पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करना है। तो यहाँ पे अभी तक जितनी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा डेटा सेट हमारे पास है, जिसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, एक्स दिया हुआ है, यानी कि इनपुट फीचर्स है। इसी के बेसिस में हमको क्या करना है, वाई प्रिडिक्ट करना, और वाई क्या है हमारा यहाँ पे, प्राइस है। तो ये जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी जो मैं काम करने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैं प्राइस जो है इस नाम से क्या बनाऊंगी, एक कॉलम बनाऊंगी, और इस कॉलम को इस डेटा सेट के अंदर क्या करना चाहती हूँ, मैं स्टोर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक और नया कॉलम आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DF, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि उसका जो नाम रहे वो रहे प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस, देन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, किसमें बनाना है हमें, बॉस्टन डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्राइस जो बन रहा है वो टारगेट है, मतलब वो ऐसा फीचर है जिसके बारे में हमको प्रिडिक्शन करना है। अब जाके हम लोग DF डॉट हेड करते हैं और चेक करते हैं कि ये ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये हमारे पास ऐड हो चुका है, जिसका नाम है हमारे पास इस कॉलम का प्राइस नाम से, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, अब नेक्स्ट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब ये प्रॉपर एक डेटा सेट हमारे पास बन के आ चुका, जिसमें ये हमें पता है कि जो प्राइस है ये Y है, जो कि हमारा डिपेंडेंट फीचर है, और बाकी जितना फीचर है ये हमारे पास ये X है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे डेटा फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा X वाला पार्ट। क्यों X वाला पार्ट, क्योंकि X वाले पार्ट को हमको क्या करना है, ट्रेन करना है, उसी के हिसाब से तो हमको Y वाला पार्ट जो है वो प्रिडिक्ट करके बता पाएगा। तो यहाँ पे इन चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग जो होती है उसके बारे में मैं अभी और आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। बट यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिपेंडेंट फीचर और इंडिपेंडेंट फीचर में डिवाइड करेंगे। तो Y जो है, प्राइस जो है हमारा डिपेंडेंट फीचर है, और ये बाकी के जितने फीचर्स हैं ये X हैं जो कि इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पे अब इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो, सबसे अच्छे कोडर्स प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो साथ साथ कमेंट भी लिखते जाते हैं। कमेंट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि ये फाइल आपकी कभी कोई और आपका टीममेट देखे तो उसको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। तो कमेंट्स लिखना हमेशा एक बेस्ट पार्ट होता है। सो डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स, इसमें हम लोग जाके क्या कर रहे हैं, डेटा सेट को डिवाइड कर रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, मार्कडाउन सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और मार्कडाउन सेलेक्ट करने के बाद इसको रन करेंगे तो ये एक प्रॉपर आपका हेडिंग आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को करने के लिए एक्स नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, अपने इंडिपेंडेंट फीचर्स को। तो x इक्वल्स टू DF, और DF में इस काम को करने के लिए iLog फंक्शन का यूज होता है। iLog क्या करेगा, अब मेरे को क्या चाहिए, ये पूरा के पूरे डेटा सेट में, बस ये पूरे के पूरे इस डेटा सेट में ये प्राइस बस नहीं चाहिए मेरे को, बाकी की सारी चीजें तो हमारी, ये प्राइस बस मुझे नहीं चाहिए, बाकी की जितनी चीजें वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर x है। तो अगर मैं प्राइस को हटा दूंगी तो मेरे को x अपने आप मिल जाएगा। तो लास्ट वाला कॉलम अगर केवल हटाना है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कोलन, कॉमा, फिर उसके बाद लिखना होगा कोलन और -1। -1 मतलब कि लास्ट वाला जो कॉलम है वो हमारे पास हट जाए। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। अब देखते हैं जो हम चाहते थे वो हुआ या नहीं। तो dx.head लिखते हैं, इसको रन करते हैं, एंड यस वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि यहाँ पे x जो हमारा जितने भी हमारे लाइक इंडिपेंडेंट फीचर्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। सेम y के लिए करना है। तो y के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू df.ilog, और यहाँ पे iLog में हमको क्या चाहिए, अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाला चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, राइट। आखिरी वाला केवल प्राइस हमको चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे iLog
कोलन कॉमा 1 -1 हम लोग लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये चाहिए है हमको। तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे y डॉट हेड लिख के देखते हैं कि हमें वैल्यू रिसीव हुई या नहीं। यस, तो वैल्यू हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। प्राइस नाम से हमारे पास यहाँ पे चीजें जो है वो ऑलरेडी आ रही है। गॉट इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होने वाला है लीनियर रिग्रेशन का, कि अब हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करना होगा। एक बार अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं भी इसका डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे भी हम लोग जाके देख सकते हैं कि sklearn के अंदर जो लीनियर रिग्रेशन है इसको हमें जाके क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जितनी चीजें आप यहाँ पे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है और अब जाके लीनियर रिग्रेशन की जितनी चीजें हो रही है, मैं यहाँ पे ना एक हेडिंग दे देती हूँ ताकि और बेटर आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, प्लस करते हैं, हैश लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में दे देते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे sklearn नाम से जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इसके अंदर जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, लीनियर रिग्रेशन को। सो दिस इज फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, इसके अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन को। ठीक है, ये पहले से बना हुआ है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट कमांड्स देते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद एक और नेक्स्ट चीज हम लोग करने वाले हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल, यहाँ पे हम लोग मॉडल सिलेक्शन के अंदर करेंगे क्रॉस वैलिडेशन को इंपोर्ट। अब ये क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, ये भी मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, कोड टाइप कर लेती हूँ ताकि मैं एक एक स्टेप आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क यहाँ पे होने वाला है x इक्वल्स टू, कि जो x है हमारा, इसके अंदर जितना भी डेटा टाइप है इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में। अभी अगर आप देखोगे तो x के अंदर जो कई सारा डेटा है, राइट, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं अगर आपको, जैसे ये x है मेरा x, लेट मी शो यू, दिस इज माय x, राइट, ऑल दिस आर द फीचर्स ऑफ x। अब कहीं पे देखो 24.0 है, तो ये सारा फ्लोटिंग पॉइंट का डेटा है। और कहीं कहीं अगर आप देखो, जैसे चेस को देखो या फिर RAD वाले इस कॉलम को देखो, तो इसमें जितना डेटा ये इंटीजर टाइप का है, तो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट है और कुछ इंटीजर है। ये चीज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा है सबको फ्लोटिंग पॉइंट पे चेंज कर लेंगे। तो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, x इक्वल्स टू as डॉट, यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। y के लिए भी सेम यही काम करेंगे कि y के अंदर जितना भी डेटा है उन सबको क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाके लिख देती हूँ फ्लोट, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर। अब इसके बाद लीनियर रेग नाम से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन, ये जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है ना, दिस वन, ये लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया sklearn लाइब्रेरी से, इसी को यहाँ पे कॉल करेंगे। क्यों कॉल कर रहे हैं, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि अब हमको मॉडल को तैयार करना है, राइट, मॉडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल को इनिशिएट कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट बना के। अब जैसा मैंने बताया था, मीन स्क्वायर्ड एरर, या फिर हम लोग ने स्क्वायर्ड एरर की बात की थी, कॉस्ट फंक्शन की, कि धीरे 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 एरर कम होता है, उसी को यहाँ पे MSE करके लिखा जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। अब ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या हो रहा है, मैं अभी जस्ट बता रही हूँ आपको। इसके अंदर पहले मैं चीजें लिख देती हूँ, कोड पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद आराम से आपको एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ। सो डोंट वरी, कोड में एक एक लाइन में क्या लिखा है, किस चीज का क्या मतलब होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं हर एक चीज ध्यान से डिटेल आपको समझा के देने वाली हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर। कई बार आपका जो एरर है नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर को यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट राइट दिस। और क्रॉस वैलिडेशन को यहाँ पे मैं CV करके इक्वल टू 5 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। और इसके बाद जाके प्रिंट करा लेते हैं MSE को। अब देखो, ये जितनी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आप लोगों के लिए पहले से, ताकि मैं समझा इजिली पाऊँ। अब यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन का क्रॉस वैल स्कोर। इसका मतलब क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम क्रॉस वैल स्कोर जो फंक्शन है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो क्रॉस वैलिडेशन होता है, ये फंक्शन मॉडल की परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करता है। अब कोई एक मॉडल है, एक आपके पास डेटा है, एक ही बार टेस्ट कर लोगे तो कैसे उसकी एक्यूरेसी अचीव होगी, बार बार टेस्ट करो तब आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यही यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो मॉडल को एक ही बार टेस्ट करने के बजाय अलग अलग डेटा पार्ट्स पे टेस्ट करना ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग क्रॉस वैलिडेशन को यूज करते हैं। क्लियर है, ये हमको समझ में आ गया था कि सारे डेटा पॉइंट को हमको लाइक फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को लीन रेग इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन करके हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
इसका मतलब कि अभी मॉडल ट्रेन होना शुरू नहीं हुआ है, अभी जस्ट मॉडल बना है, रेडी हुआ है। अब जैसे ये लाइन आप लिखोगे तो मॉडल आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब जब मॉडल रेडी हो जाएगा तो फिर आगे ट्रेन करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज एक और यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि उसके बाद हमने लिखा हुआ है MSE इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन एरर। लीनियर रिग्रेशन जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है उसी को डाला है। एक्स आपको भी पता है इंडिपेंडेंट फीचर है, वाई अपना डिपेंडेंट फीचर है जो प्रिडिक्ट करना है हमको। स्कोरिंग, इसमें हम लोगों ने नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर लिखा है ताकि नेगेटिव रिजल्ट ना आए। और क्रॉस वैलिडेशन कितने बार करवाना चाहते हो, तो हम 5 बार करवाना चाहते हैं कि 5 बार जाए और डेटा टेस्ट हो। तो 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसका मतलब क्या होगा, डेटा को 5 पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे 4 बार टेस्ट ट्रेनिंग हो रही है तो एक पार्ट से टेस्टिंग होगी। अगर मैं इसी को 10 दे दूं तो 10 बार क्रॉस वैलिडेशन होगा। तो ये प्रोसेस 5 बार रिपीट होगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मिल पाए। उसके बाद फाइनल क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट करवा दे रहे हैं मिनिमम स्क्वायर्ड एरर को, कि क्या हमारे पास मिनिमम एरर आ रहा है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो 5 बार क्योंकि ट्राई होगा तो 5 अलग अलग वैल्यूज देगा। यही हमने कोड लिखा हुआ है। अब जाके सिंपली इस कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इट हियर। ओके, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स हमने स्मॉल कर दिया है, जबकि एक्स कैपिटल होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट फीचर है। तो अब देखो, अब 5 बार क्योंकि मॉडल चेक हो रहा है आपका, तो यहाँ पे इसलिए आपको जो रिजल्ट मिला है प्रिंट MSE का एक लिस्ट के फॉर्मेट में मिला है। पहली बार जब मीन स्क्वायर्ड एरर आपका आया तो वो -5.43, अगली बार आपका देखो -4.7, फिर -4.4, -4.1, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है मीन स्क्वायर्ड एरर का मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये जितना मीन स्क्वायर एरर आपको मिला है, अब आपको इसको मीन निकालना पड़ेगा ताकि हमको एक एग्जैक्ट फिगर पता चल पाए। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ और लिख रही हूँ मीन निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मीन MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए NP मतलब कि नमपाई, जो मैथमेटिक्स के लिए हमको हेल्प कर देती है, उसके अंदर हम लोग मीन फंक्शन को यूज कर रहे हैं और मीन स्क्वायर्ड एरर को इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद सिंपली हम लोग जाके क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद ये बेसिकली आपको जो मिला है फॉर्मेट ऑफ एरे की तरह आपको यहाँ पे मिल गया, राइट, दिस इज। अब इसको हम लोग जाके क्या करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ कि लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, मीन स्क्वायर्ड एरर स्कोर्स पर फोल्ड, यानी कि एक बार जब आपका क्रॉस वैलिडेशन हो रहा है, एक फोल्ड हो रहा है क्रॉस वैलिडेशन का, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इसको MSE, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कोलन। ओके, और इसको कर देते हैं क्लोज। फिर जाके प्रिंट करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रिंट कराने का, दैट लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं और फिर से एक चीज प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एवरेज नेगेटिव MSE, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, एवरेज नेगेटिव लेट मी राइट नेगेटिव, और यहाँ पे लिख लेती हूँ MSE, ठीक है, कॉमा करके यहाँ पे जो मीन स्क्वायर्ड एरर हमारा निकलेगा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं मीन, और यहाँ पे लिख लेते हैं MSE को, ठीक है। रन करते हैं। ऑलराइट, देखो तो मीन स्क्वायर्ड आपका पर फोल्ड के हिसाब से जो आया था ये तो आपने अपना यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये जो चीज ऊपर प्रिंट हुई है वही फिर से प्रिंट हुई है। अब इसका एवरेज निकालना था तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया यहाँ पे, और इसका जो एवरेज आया वो है -1.87। तो ये जो हमारा एरर है वो हमको पता चल गया, मीन स्क्वायर्ड एरर -1.87 का यहाँ पे क्या है, एरर है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ओके, सो अब हमको मीन स्क्वायर्ड एरर जो था वो हमको पता चल गया, मॉडल हमारे पास जो है रेडी हो गया है। अब मॉडल को ट्रेन करना है। तो हमारे पास दो फीचर्स हैं, एक एक्स है जो कि इंडिपेंडेंट है और एक है वाई जो कि डिपेंडेंट है। तो वाई को ही हमको प्रिडिक्ट करना है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों ही जो हमारे पास फीचर्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो एक पार्ट होगा आपका ट्रेनिंग डेटा का और दूसरा पार्ट होगा आपका टेस्ट डेटा का। इसी तरीके से y को भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक होगा ट्रेनिंग वाला पार्ट और एक आपका होगा टेस्टिंग वाला पार्ट। ट्रेन और टेस्ट दो अलग अलग डेटा होगा, तो ट्रेन अपने हिसाब से होगा और टेस्ट के हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा। तो दो पार्ट्स में अब हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, sklearn जो हमारी लाइब्रेरी है इसी के अंदर वापस जाएंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब मॉडल को सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसका, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये अपने आप पहले से बना होता है, केवल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हूँ। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम हमको यहाँ पे लिखना है, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर।
अब ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है इसके अंदर अब हम लोग टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर ट्रेन टेस्ट, ट्रेन और टेस्ट, ठीक है। अब y को भी ऐसे करना है, y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। 4 हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है इसी को यहाँ पे रन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो हमने इंपोर्ट किया इसको यहाँ पे लिख देंगे। और क्या यहाँ पे करना है, तो x और y, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर x और y, और यहाँ पे एक वेरिएबल्स आते हैं, टेस्ट पैरामीटर्स आते हैं, सॉरी, x साइज इक्वल टेस्ट साइज। तो आप कितना डेटा ऐसा चाहते हो कि आपका ट्रेन हो और कितना डेटा आपका टेस्ट हो। तो मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जितना मैं डेटा डिवाइड कर रही हूँ अपना ट्रेनिंग में, तो मेरा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है 80% डेटा मेरा ट्रेनिंग में रहे और टेस्ट करने के लिए 20% डेटा मेरे पास रहे, राइट। अपने हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, बट ज्यादा पोर्शन हम ट्रेनिंग पे रखेंगे और टेस्ट पे 20%। इसलिए मैंने यहाँ पे 0.2 लिखा है टेस्ट साइज में, ताकि 20% डेटा ट्रेन होगा। लेट्स सपोज आपके पास 100 टोटल रोज है, ठीक है। इसमें से 80 रोज क्या होंगी, ट्रेन होगी, और 20 रोज क्या होगी, टेस्ट होगी, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको लिखा है। अब यहाँ पे एक और आता है रैंडम वेरिएबल नाम से, सॉरी रैंडम स्टेट नाम से। तो रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 हम लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसको 42? ये एक रैंडम स्टेट है, ताकि जब भी आपका डेटा डिवाइड हो, स्प्लिट हो, तो हमारी रिप्रोडक्टिविटी जो है वो उसके अंदर जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने लिख तो दिया क्या क्या चाहिए। अब लीन रेग नाम से यहाँ पे जाके देखो, ये वाला जो पार्ट था आपका, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन इक्वल टू लीन रेग था। यहाँ पे आपने मॉडल को तैयार किया था, मॉडल को यूज करने का टाइम आ गया, तो यहाँ पे इसलिए मैं जाके इसको यूज कर रही हूँ लीन रेग। और इसके बाद मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, फिट कर रही हूँ। बेस्ट फिट लाइन हमको बनाना था, हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं किसको, ट्रेनिंग वाले डेटा को। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। तो अब मॉडल बन गया, मॉडल के अंदर फिट क्या कर रहे हो आप, ट्रेनिंग डेटा फिट कर रहे हो, ठीक है। अब इसको जाके हम लोग रन करते हैं। ओके, इट इज शोइंग एरर। लेट्स जस्ट चेक क्या एरर हमारा आया है। कुछ सिंटेक्स एरर आया है। सिंटेक्स एरर में एक्स ट्रेन वाई टेस्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, यहाँ पे देखो y के बाद कॉमा मिसिंग है, इसलिए एरर आया है, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। ओके, अब देखो जैसे ये स्टेप आपका बन के आ गया, इसका मतलब आपका मॉडल क्या हो रहा है, ये ट्रेन होना, आपका मॉडल जो है वो चालू हो गया है। अब मॉडल ट्रेनिंग हो गया आपका। अब क्या करके देखते हैं, प्रिडिक्शन जो है, अब हमको फाइनल ट्रेन हो गया मॉडल, अब प्रिडिक्ट भी तो करवाना है उससे। तो हम लोग यहाँ पे जाके प्रिडिक्शन करके इसको लिख के देखते हैं, प्रिंट प्रिडिक्शन, सॉरी पहले प्रिडिक्शन को बना तो ले। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख रहे हैं प्रिडिक्शन इक्वल्स टू लीन रेग, ठीक है। मॉडल को सबसे पहले ट्रेन कर दिए, अब ट्रेन करने के बाद मॉडल को प्रिडिक्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रिडिक्शन इक्वल्स टू लीन रेग, जो हमारा मॉडल था। ये वाला जो स्टेप था, अच्छे से ध्यान से देखो, ये वाला जो स्टेप था, यहाँ पे क्या कर रहे हो, मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। अब मॉडल ट्रेन हो गया यहाँ पे आपका, वो मॉडल को प्रिडिक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं प्रिडिक्शन, ठीक है, क्लियर है। प्रिडिक्शन इक्वल्स टू लीन रेग हम लोग यहाँ पे जाके लिख रहे हैं, डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को आप कॉल करेंगे। और प्रिडिक्ट क्या करवाना है आपको, टेस्टिंग वाला डेटा प्रिडिक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिडिक्ट, और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी एक्स टेस्ट। मैडम आप यहाँ पे एक्स टेस्ट क्यों लिख रहे हो, देखो एक्स ही तो आपका डिपेंडेंट फीचर है। एक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, ठीक है। और y भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो अब यहाँ पे जो x था, इससे हम लोगों ने मॉडल को क्या किया, ट्रेन कर दिया, गॉट इट। अब मॉडल को प्रिडिक्ट करा रहे हैं, तो प्रिडिक्ट कराओगे तो पहले टेस्ट डेटा डालोगे, तभी तो आपका मॉडल y प्रिडिक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग x टेस्ट डाल रहे हैं, ताकि हमारा मॉडल जो है हमको प्रिडिक्ट करके बता पाए, ठीक है। तो y प्रिडिक्ट करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग डेटा को डाल रहे हैं टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब जाके प्रिंट करवाते हैं प्रिडिक्शन को, प्रिंट प्रिडिक्शन, इसको जाके रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है घर का, वो इस तरीके से हमको प्राइस जो है वो मिलना क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये चीज बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर तब होना चाहिए जब कंपैरिजन हो, कि भाई रियल क्या था और प्रिडिक्टेड क्या था। ये चीज सामने आएगी तब तो अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, तब तो पता चलेगा। अभी तो ये देख के समझ नहीं आ रहा, अभी तो लग रहा है बस प्रिडिक्शन है, क्या है, रियल से कितना मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये अब हमको देखना है। इसके लिए अब हम लोग कोड लिखते हैं। ऑल राइट, तो इसके लिए हम लोग सिंपली जाके यहाँ पे कोड लिख रहे हैं कि हम कंपेयर कर पाए एक्चुअल वैल्यू को और प्रिडिक्टेड वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी,
और यहाँ पे हमको एक डेटा फ्रेम बनाना है ताकि हमको दो चीज उसमें दिख पाए, एक एक्चुअल और एक प्रिडिक्टेड, राइट। तो एक्चुअल क्या है हमारे पास? एक्चुअल है हमारे पास वाई टेस्ट, जो कि पहले से सिस्टम के अंदर है। वाई को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, याद होगा, वाई ट्रेनिंग और वाई टेस्टिंग। तो ट्रेन डेटा किसमें दिए? वाई ट्रेन हम लोग मॉडल को ट्रेन कराते टाइम, राइट। लेट मी शो यू हियर। देखो मैं पूरा फ्लो एक बार तुम्हें फिर से समझा दे रही हूँ। सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले जाके मॉडल को रेडी किए। तो लीन रेग इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, यहां तक मॉडल क्या हो गया? रेडी हो गया, ठीक है। मॉडल रेडी होने के बाद हम लोगों ने क्या किया? मॉडल को रेडी होने के बाद हमने डेटा को डिवाइड किया, एक्स डेटा को और वाई को। कितने में डिवाइड किया? एक्स ट्रेन, वाई एक्स ट्रेन, और यहाँ पे इसको हमने दिया वाई ट्रेन, ठीक है, एक्स टेस्ट, और इसको डिवाइड किया वाई टेस्ट में। तो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा करके हमने एक्स और वाई दोनों को डिवाइड कर लिया। अब मॉडल को ट्रेन करना चालू किए, तो हम लोग को बेस्ट फिट लाइन बनानी होती है। लीनियर रिग्रेशन इक्वल टू फिट। तो जब मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग डेटा दिए, एक्स ट्रेन दिए और वाई ट्रेन दिए, ठीक है। अब मॉडल को प्रिडिक्ट करवाना था, तो प्रिडिक्ट करवाने के लिए एक्स टेक्स्ट दोगे तभी जाके तो वो प्रिडिक्ट कर पाएगा आपका जो वैल्यू है। तो हमको जो प्रिडिक्शन की वैल्यूज मिल रही है वो ये सब वैल्यूज मिल रही है, और वाई टेस्ट जो है वो हमारे पास रखा हुआ है। तो अब क्या है? वाई टेस्ट एक्चुअल डेटा है, और ये जो डेटा हमको मिला है वो कौन सा डेटा है? प्रिडिक्टेड डेटा है। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे जाके लिखा एक्चुअल मतलब वाई टेस्ट जो पहले से सिस्टम के अंदर है, और प्रिडिक्टेड मतलब अभी जो प्रिडिक्शन, ये जो हमको प्रिडिक्शन करके दे रहा है ये, ठीक है। और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। चलो इसको रन करके देखते हैं। तो मॉडल जो बना है वो बहुत ही परफेक्ट मॉडल बना हुआ है। देखो एक्चुअल का प्राइस था 23.6, और जो आपका मॉडल आपको यहाँ पे देखो शुरुआत के 5 डेटा ही हम देख के प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 23.6 दे रहा है। एक्चुअल था 32.4, प्रिडिक्टेड भी 32.4 दे रहा है। इसका मतलब जो मॉडल हमने ट्रेन किया है वो बहुत ही परफेक्ट मॉडल है, जिसके अंदर ये सारे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। ये इतना परफेक्ट मॉडल इसलिए क्योंकि ये डेटा जो है डायरेक्टली हमने जो सिस्टम का ओपन सोर्स डेटा है वहीं से हमने इस डेटा को उठाया है। लेकिन जब आप रियल लाइफ के डेटा और लोगे तो आपको वहां पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आइडियल डेटा है जो ऑलरेडी साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर होता है, इसलिए हमको इतना अच्छा मॉडल यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वही हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया लीनियर रिग्रेशन मतलब देखो प्रिडिक्शन करवाना था, और ये कितना आसान है, कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्शन होके दे पा रहा है। अब एक और नेक्स्ट हमारा जो टास्क होता है वो होता है मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट करने का। इसका भी मैं यहाँ पे सिंपल जाके कोड जो है रन करके आपको दिखा रही हूँ। अब एक एक लाइन इस कोड की समझो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि एक्यूरेसी टेस्ट हो पाए। नमपाई लाइब्रेरी तो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट की हुई है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट R2 स्कोर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और आपका स्क्वायर रूट एरर है, राइट। मैंने पहले ही आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया था आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, और एक आपकी RMSE की वैल्यू होती है जो होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और MSE मतलब तो पता है मीन स्क्वायर्ड एरर। तो इसको जाके हम लोग क्या करते हैं? सिंपल रन कर रहे हैं वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन के बीच में। जैसे ही आप इसको जाके रन करोगे ना, तो देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है। आर स्क्वायर 1 मतलब, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टीचर प्राइस को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है ये बताता है, और गोल होता है ये जितना 1 के पास रहे उतना बेस्ट। तो हमारा तो 1 आ गया तो बेस्ट है ये तो। अब उसके बाद होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एरर जितना कम होगा उतना बेस्ट है, तो हमको यहाँ पे एरर 0.0 समथिंग मिल रहा है, तो ये तो और बेस्ट है, 0 के पास है। रूट मीन स्क्वायर भी 0 मिल रहा है, इसका मतलब बड़ी गलतियों को ज्यादा पनिश करता है, मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट बहुत सही है। तो इस तरीके से हमारा लीनियर रिग्रेशन काम करता है। आपने एक डेटा लिया, डेटा को आपने सबसे पहले डिवाइड किया एक्स और वाई में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर में, फिर आपने मॉडल को बनाया। मॉडल बनाने के बाद आपने उसमें ट्रेनिंग डेटा दिया, ट्रेन हो गया मॉडल तो आपने प्रिडिक्ट किया। अब जब प्रिडिक्ट कर लिए तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो बहुत परफेक्ट है, सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। और उसके बाद आप एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो ये होता है लीनियर रिग्रेशन, ऐसे काम करता है। अब लीनियर रिग्रेशन के बाद और दो तरीके के रिग्रेशन है, रिच और लासो। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां तक सॉर्टेड है, यहां तक जितने लोग ने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है, समझ में आया है, कमेंट में जाके मुझे बताओ कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ये लेक्चर्स में कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? सारी चीजें कमेंट्स के अंदर डालते जाइए ताकि और बेटर तरीके से किसी के कोई डाउट हो तो मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई करके हेल्प करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, रिच और लासो रिग्रेशन। रिच और लासो रिग्रेशन के पहले दो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। देखो हर बार परफेक्टली मॉडल जो है वो काम नहीं कर सकता। ओवरफिटिंग मतलब ये कंडीशन होती है
जब ट्रेनिंग डेटा आप मॉडल को देते हैं तो मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेनिंग डेटा के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा दिया, परफेक्ट बेस्ट फिट लाइन पास हो गई, मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब बात आती है कि मॉडल को टेस्ट किया जाता है और टेस्ट डेटा दिया जाता है, तब मॉडल वहां पे फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ओवरफिटिंग, जहां पे मॉडल बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ट्रेनिंग डेटा के टाइम पे, लेकिन मॉडल को जब टेस्ट डेटा के साथ में चेक किया जाता है तो मॉडल वहां पे फेल हो जाता है। हमेशा ये चीज याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ओवरफिटिंग। अब जब ट्रेनिंग डेटा में मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब भी ट्रेनिंग डेटा की बात आएगी तो वहां पे वर्ड यूज होता है बायस, और जब टेस्ट डेटा की बात आती है तो वहां पे वर्ड यूज होता है वेरिएंस। जब ओवरफिटिंग की कंडीशन होती है, जब मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है ट्रेनिंग के टाइम पे, उसको बोला जाता है लो बायस, और जब मॉडल फेल हो जाता है टेस्ट डेटा के टाइम पे तो उसको बोलते हैं हाई वेरिएंस। तो जब लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। अब थोड़ा सा बायस और वेरिएंस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले बायस वर्सेस वेरिएंस क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो कि तुम क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, और जब बॉल सेंटर में तुमको हिट करना है, तो ये बेसिकली बॉल को सेंटर में हिट करना, ये आपका एक करेक्ट प्रिडिक्शन हो सकता है, लेकिन बॉल का कहीं पे भी जाके लग जाना ये एक एरर हो सकता है। तो बायस क्या होता है? बायस का मतलब होता है जब मॉडल ज्यादा सिंपल हो जाता है और डेटा को अच्छे से समझ नहीं पाता है, उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं बायस, राइट। तो एमएल मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में समझे तो मॉडल स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस बना लेता है और रियल पैटर्न जो है उसको इग्नोर कर देता है। ये चीज होती है बायस के अंदर। अब समझते हैं वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का सिंपल डेफिनेशन होता है, वेरिएशन का मतलब है मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और छोटी चीज को, हर एक छोटी चीज को याद रख रहा है। जैसे मशीन लर्निंग मॉडल में अगर वो हर एक छोटी चीज को याद रख रहा है तो वो क्या करेगा, नॉइज जो है उसको भी पैटर्न समझ लेगा और ट्रेनिंग डेटा जो है रट लेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती है। तो बायस में मॉडल जो है चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सिंपल समझ लेता है, तो उसको बायस की तरफ कहते हैं। और वेरिएंस में ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग वेरिएंस। तो ओवर फिटिंग समझ में आ गया। इसी तरीके से एक कंडीशन होती है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या होता है कि जब मॉडल जो है ट्रेनिंग डेटा के टाइम पे बैड एक्यूरेसी देता है, लेकिन टेस्ट डेटा के टाइम पे और खराब एक्यूरेसी देता है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे अगर खराब है तो डेफिनेट सी बात है कि टेस्टिंग के टाइम पे भी खराब होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अंडर फिटिंग, कि जहां पे हाई बायस होता है और वेरिएंस भी हाई होता है। तो 3 टाइप के मॉडल्स में आपको अलग अलग कंडीशन बता रही हूँ, आप बताना कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहला मॉडल है जिसमें ट्रेनिंग के टाइम पे एक्यूरेसी 90% आ रही है और टेस्टिंग के टाइम पे एक्यूरेसी 80% आ रही है। इसका मतलब ट्रेनिंग के टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन टेस्टिंग के टाइम एक्यूरेसी कम हो जा रही है। ये कंडीशन है ओवरफिटिंग की। और जब ओवरफिटिंग होता है तो क्या होता है, लो बायस होता है और हाई वेरिएंस होता है। अब मॉडल 2 को देखते हैं। इसमें ट्रेनिंग के टाइम पे एक्यूरेसी 92% है और जब उसको टेस्ट कर रहे हैं तो एक्यूरेसी 91% है। इसका मतलब ये एक जनरलाइज मॉडल है, इसमें बायस भी लो है और वेरिएंस भी लो है। तो ऐसे मॉडल जो होते हैं वो बेस्ट आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब मॉडल 3 को देखते हैं। जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक्यूरेसी 70% है और जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो एक्यूरेसी 65% है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है अंडर फिटिंग की, जहाँ पे हाई बायस और हाई वेरिएंस हो रहा है। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास होती है। अब ये जो कंडीशन होती है ओवर फिटिंग की, कि ट्रेनिंग के टाइम पे तो मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन टेस्ट करने जाओ तो अच्छी एक्यूरेसी नहीं आ रही, इसको बोला जाता है ओवर फिटिंग। और इसी ओवर फिटिंग की समस्या का जो सोल्यूशन है उसको बोलते हैं रिज रिग्रेशन, या L2 रेगुलराइजेशन भी इसको बोला जाता है। तो रिच रिग्रेशन क्या है, लीनियर रिग्रेशन का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन है। जब लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कब इसका यूज करते हैं रिज रिग्रेशन का, जब लीनियर रिग्रेशन मॉडल ओवरफिट होने लगता है तब आप यूज करते हो रिज रिग्रेशन को। जब फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब आप यूज करते हो रिज रिग्रेशन को। जब फीचर्स आपस में स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं, मतलब मल्टी कोलिनियरिटी इसको बोलते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, घर का जो साइज है और कितने नंबर ऑफ रूम है घर में, क्या आपस में काफी कोरिलेट करता है। जितना बड़ा घर होगा हो सकता है उतने ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स रहे। तो यहाँ पे मॉडल क्या होता है, फीचर जो है आपस में हाईली रिलेटेड है, हाउस का साइज और नंबर ऑफ रूम्स। तो लीनियर रिग्रेशन कंफ्यूज हो जाता है और वेट क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग किसको यूज करते हैं, रिच रिग्रेशन को। तो रिच रिग्रेशन दोनों फीचर्स को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देगा, हाउस साइज को भी इंपॉर्टेंस देगा
और नंबर ऑफ रूम को भी इंपॉर्टेंस देगा। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को एक्सट्रीम कर दे। इस चीज को बैलेंस करने के लिए यूज होता है रिज रिग्रेशन का। कोई भी पूछे रिज रिग्रेशन क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन का एक इंप्रूव वर्जन है। क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब मॉडल ओवरफिट होता है तब यूज करते हैं, फीचर्स बहुत ज्यादा है तब यूज करते हैं, और फीचर अगर आपस में बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट करता है तब इसको यूज करते हैं। राइट, क्लियर है यहां तक रिज रिग्रेशन? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिज रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे W1x1 वेट के साथ हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को लिख रहे हैं। y इक्वल्स टू m1x1 हम लोगों ने देखा ना फॉर्मूला, y इक्वल्स टू mx प्लस c हम लोग देखें। तो इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग वेट है, यहाँ पे W1x1 W2x2 और यहाँ पे लास्ट में हमारा c है। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम में वेट को एडजस्ट करता है ताकि एरर क्या हो, मिनिमम हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर फीचर ज्यादा है या फीचर एक जैसा बिहेव कर रहा है या डेटा कम हो, तो मॉडल कुछ वेट्स को बहुत बड़ा बना देता है। इसी का रिजल्ट होता है ओवरफिटिंग, यानी कि ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जब टेस्ट डेटा आप डालोगे तो वहां पे मॉडल फेल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है लीनियर रिग्रेशन के साथ में। अब रिच जो रिग्रेशन है वो क्या बोलता है कि जितना एरर हो रहा है उसको कम करना है, लेकिन वेट्स को भी छोटा रखना है हमको। राइट, तो वेट्स को आपको क्या करना है, इसको कम रखना है। तो अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं तो इसमें जो हमारा लॉस फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था, y माइनस रियल वाला माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे हम लोग को रिज रिग्रेशन में क्या करना होता है, वेट्स को बैलेंस करना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेट का स्क्वायर करते हैं और सामने लगाते हैं अल्फा। अब ये अल्फा का क्या सिग्निफिकेंस है, अल्फा अगर 0 है तो जाहिर सी बात है अल्फा कुछ है ही नहीं, तो क्या बन गया, ये लीनियर रिग्रेशन ही बन जाएगा। अब अगर अल्फा थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब थोड़ा कंट्रोल करेगा। अल्फा अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो अच्छे से कंट्रोल करेगा, और अल्फा बहुत ज्यादा है तो ऑलमोस्ट मॉडल क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ओवरफिटिंग की कंडीशन आती है तो रिज रिग्रेशन को यूज करते हैं। रिज रिग्रेशन का मेन आइडिया क्या है, एक लाइन में अगर समझे तो मॉडल को सिंपल रखो, वेट्स को ज्यादा बड़ा मत होने दो, ताकि मॉडल क्या रहे, ओवरफिटिंग तक ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि रिज पे और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, ओवरफिटिंग के लीनियर रिग्रेशन में हाई चांस रहते हैं, लेकिन रिज रिग्रेशन में ओवरफिटिंग बहुत लो तरीके से होती है। लीनियर रिग्रेशन में मल्टी कोलिनियरिटी आपस में दिक्कत करता है, लेकिन रिज रिग्रेशन इसको हैंडल कर लेता है। वेट्स जो है लीनियर रिग्रेशन में बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन रिज क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। बायस जो होता है लीनियर में लो रहता है, इसमें थोड़ा हाई रहता है। वेरिएंस इसमें हाई रहता है और इसमें लो रहता है। तो रिज रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपका बायस ज्यादा रहेगा और वेरिएंस कम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ओवरफिटिंग की कंडीशन को अच्छे से डील कर रहा है। रिज रिग्रेशन का एक और अगर हम एग्जांपल समझे, तो जैसे स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या फीचर्स है, कितने घंटे वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स क्या देख रहा है, मॉक टेस्ट कितने देख रहा है, और नोट्स कैसे रीड कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स जरूरी है ना स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो सब फीचर्स को क्या करेगा रिज रिग्रेशन, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस देगा सारे फीचर्स को। तो रिच जो है वो सारे फीचर्स को यूज करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि किसी एक फीचर को ज्यादा वेट दे देते और एक को कम, ऐसा नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको वो थोड़ा थोड़ा वेट देगा ताकि मॉडल क्या हो, बैलेंस तरीके से काम कर पाए। तो ये बेसिकली कहलाता है हमारा रिच रिग्रेशन। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, लासो रिग्रेशन क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलराइट, सो रिच रिग्रेशन क्या होता है ये हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लासो क्या होता है ये आपको समझा रही हूँ, लेकिन रिच के साथ कंपेयर करके। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल टाइम यूज केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सैलरी प्रिडिक्ट करनी है किसी एम्प्लॉय की, राइट। अब आपके पास प्रिडिक्ट करने के लिए सैलरी, ये सारे इनपुट फीचर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कॉलेज का CGPA, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, कोडिंग स्किल्स, स्कूल मार्क्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, राइट। अब इस बेसिस में हमको क्या करना है, सैलरी प्रिडिक्ट करना है। तो अब यहाँ पे मॉडल को डिसाइड करना है कि कौन से फीचर को कितनी इंपॉर्टेंस देना है। तो रिच क्या करेगा, हर चीज को थोड़ा थोड़ा रोल हो सकता है ये बात को समझेगा। और रिच क्या करेगा कि CGPA इंपॉर्टेंट है, चलो इसको थोड़ा वेट दे देते हैं, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेट दे देते हैं, प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा वेट दे देते हैं, कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा वेट दे देते हैं, स्कूल के मार्क्स का सैलरी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है तो इसका वेट थोड़ा कम कर देते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का भी ज्यादा लेना देना नहीं है तो इसका वेट कम कर देते हैं। तो इस हिसाब से रिच क्या करेगा, रिच का माइंडसेट होगा कि वो फीचर के हिसाब से वेट्स को क्या करेगा, अपने हिसाब से कस्टम करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी फीचर इससे हटेगा नहीं और सबका वेट क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा और स्मॉल रहेगा। ये रिच का माइंडसेट है।
अब लासो की क्या जरूरत आ पड़ी इसको समझते हैं। लासो का माइंडसेट होता है कि जो काम का चीज नहीं है उसको हटा दो। तो लासो क्या करेगा, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है इसको रखेगा, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है इस फीचर को रखेगा, प्रोजेक्ट्स को रखेगा, कोडिंग को रखेगा। लेकिन स्कूल के मार्क्स जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जरूरी नहीं है, तो इसको ये क्या करेगा, कंप्लीटली रिमूव कर देगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि मॉडल सिंपल रहेगा, इजी टू एक्सप्लेन रहेगा, और जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं वही मॉडल के अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो ये काम होता है लासो का। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो रिज रिग्रेशन का पर्पस क्या होता है, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करना, ओवरफिटिंग को कम करना। लासो का पर्पस क्या है, ये भी ओवरफिटिंग को कम करेगा, प्रिवेंट करेगा, लेकिन फीचर के सिलेक्शन में भी ये मदद करेगा। तो रिज का फॉर्मूला हमने देखा था कि यहाँ पे वेट स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू होती है। यहाँ पे लासो में केवल डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे W का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ W लेते हैं कि अगर वेट नेगेटिव हो रहा है तो भी यहाँ पे मॉड के अंदर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है इसको अगर हम लोग समझे, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 कर दें, इस वाले फॉर्मूला के अंदर भी 0 कर दो और इसके अंदर भी 0 कर दो, तो मॉडल क्या बन गया, लीनियर रिग्रेशन बन गया, नॉर्मल से जो हमने पढ़ा है। अब अगर स्मॉल है लैम्डा, इसका मतलब कि थोड़ा सा फीचर क्लीनिंग होगा, और अगर लैम्डा लार्ज है इसका मतलब बहुत सारे वेट्स होंगे जो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लासो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो मायने नहीं रखते हैं, उन फीचर्स को क्या कर देता है, हटा देता है, और केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स को रखता है। इसलिए लासो रिग्रेशन जो है इसको एम्बेडेड फीचर सिलेक्शन भी बोलते हैं। कई बार आपके पास, जब आपके पास डेटा आता है तो हजारों फीचर्स है, 10,000 फीचर्स है, तो सब तो काम का नहीं है ना, काम की चीज रखो। ऐसे केस जब आते हैं हमारे पास, तब हम लोग लासो रिग्रेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अब लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। एक बार इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि मान लो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे वेट की वैल्यू 2 है, तो जैसे यहाँ पे वेट की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, अगर वेट की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। मतलब वेट अगर बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, वैल्यू को वो बढ़ा देगा। लेकिन अगर मैं लासो रिग्रेशन में देखूं, वेट अगर 2 है तो मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही रहेगा। मॉड ऑफ 5 क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेता है। इसका मतलब कि जो काम का नहीं है या जो काम का है उसको रखो, जो नहीं है उसको रिमूव कर दो। तो वेट यहाँ पे क्या होता है, रिज रिग्रेशन में वेट छोटा होता है लेकिन 0 तक नहीं जाता। लेकिन लासो रिग्रेशन में क्या होता है, वेट डायरेक्टली 0 हो सकता है, और वेट ही जब 0 हो गया तो फीचर क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो ब्रिज रिग्रेशन क्या बोलता है कि अगर वेट आपका बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उस वेट को कम करो, और लासो बोलता है कि अगर वेट का काम नहीं है तो डायरेक्ट उसको उठा के रिमूव कर दो, डायरेक्ट उसको क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है लासो रिग्रेशन की। एक और अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सीजीपी वाला एग्जाम्पल देखा था कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका वेट डायरेक्ट वो 0 कर देगा। लासो को कब यूज करना है, जब फीचर ज्यादा हो, जब अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स को हटाना है और केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स को रखना है तब, और इंटरपलेबिलिटी जो है वो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जब फीचर यूजफुल नहीं है तो आपको हटा देना ज्यादा सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक ऐसा मॉडल है जिसमें मेरे को सारे फीचर्स रखना है, तो आप रिज रिग्रेशन यूज करो। और ऐसा है कि जहाँ पे फीचर बहुत सारे हो गए, आपको जो फीचर्स काम के लिए उसको हटा देना है, तो कौन सा मॉडल यूज करोगे, लासो रिग्रेशन का। तो रिच और लासो इसको हम लोग समझ चुके हैं थियोरिटिकल और मैथमेटिकल इंट्यूशन के थ्रू। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग द जुपिटर नोटबुक। सो लेट्स मूव इनटू दैट। ऑलराइट, तो ऊपर जो हमने बॉस्टन हाउसिंग का डेटा सेट लिया हुआ है, इसी डेटा सेट के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसपे हमने लीनियर रिग्रेशन को बनाया था। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रिज रिग्रेशन का। रिज रिग्रेशन में सबसे पहले हम लोग किस तरीके से मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं ये समझेंगे। लासो में भी हम लोग मीन स्क्वायर्ड एरर समझेंगे। उसके बाद ये तीनों जो हमारे पर्टिकुलर मॉडल्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिच एंड लासो, इन तीनों को हम लोग एक्यूरेसी निकाल के चेक करेंगे कि इस डेटा सेट के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा बेस्ट हो सकता है, राइट। सो लेट्स जस्ट इंप्लीमेंट दिस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ सबसे पहले रिज रिग्रेशन। इसको जाके हम लोग मार्कडाउन सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स जस्ट रन दिस। ओके, अब यहाँ पे रिज रिग्रेशन आपके पास में पर्टिकुलर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे हम लोग रिच का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट साइकिट लर्न लाइब्रेरी में हमारे पास रिज रिग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि जो एसके लर्न लाइब्रेरी है इसके अंदर से इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे रिच के मॉडल को। तो इसको हम लोग करना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूँ फ्रॉम एसके लर्न। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर
अंडरस्कोर मॉडल, यहां से जाके इंपोर्ट करेंगे हम किसको, रिज को, राइट। सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट रिज एंड देन आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn लाइब्रेरी, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन के बाद में हम लोग इंपोर्ट करेंगे ग्रिड सर्च सीवी को। जैसे क्रॉस वैलिडेशन होता है, यहाँ पे हम लोग ग्रिड सर्च सीवी को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर ग्रिड सर्च सीवी, राइट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिच नाम से अपना जो मॉडल है इसको इनिशिएट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर रिच, और इसके बाद लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ये रिच रिग्रेशन जो है, यहाँ पे रिच नाम से हमने इसको इंपोर्ट किया और इसके बाद में इसका सिंपल हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब रिच रिग्रेशन के अंदर हमको पता है कि अल्फा की वैल्यू देनी पड़ती है ताकि क्या हो, वेट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट हो पाए। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है इसी को हम लोग पैरामीटर के अंदर जाके देने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे ना मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है ताकि मेरा ज्यादा फोकस आपको समझाने की तरफ जाए। तो मैं यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको हर एक चीज टाइप करते हुए करना है ताकि प्रैक्टिस हो पाए। तो यहाँ पे मैं एक एक लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखी है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। अब हमको अल्फा की जरूरत है, तो यहाँ पे e टू द पावर जो है इसको हम लोग अल्फा के बेस में लिखे हुए हैं, e-115, e1, e-10। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अल्फा की वैल्यू, लेट्स से 1e15 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 पॉइंट, यहाँ पे 15 टाइम्स 0 है एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये बेसिकली होता है अल्फा का मतलब। अब अल्फा की अलग अलग वैल्यूज आप दे सकते हो, 10, 20, 1, 5, तो अलग अलग पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके बाद रिच रिग्रेसर इक्वल टू ग्रिड सर्च सीवी हमने क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज किया है। यहाँ पे हम लोग जो रिच बनाए हुए अपना मॉडल इसको डालेंगे, पैरम्स नाम से जो अल्फा जिसके अंदर वैल्यू है पैरम्स के अंदर इसको डालेंगे। स्कोरिंग में नेगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर है और क्रॉस वैलिडेशन 5 बार हो रहा है। इसके बाद हमारा जो मॉडल है यहाँ पे रिच रिग्रेसर, इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे x, y को, और इसको हम लोग जाके सिंपली रन करेंगे। ऑलराइट, अब ये जो है हमारा रिच रिग्रेसर का मॉडल बन के आ चुका है। अब हमको देखना है कि इसके अंदर ये जितने पैरामीटर्स यूज हुए हैं इसमें बेस्ट पैरामीटर कौन सा है और मीन स्क्वेयर्ड एरर की यहाँ पे वैल्यू जो है बेस्ट स्कोर वो कौन सा आया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली लिखने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं बेस्ट पैरामीटर्स को, जो ये बेस्ट पैरम्स के अंदर है, और साथ में बेस्ट स्कोर को। तो इसको सिंपल हम यहाँ पे जाके रन करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया कि अल्फा की बेस्ट वैल्यू जो है 1e15 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका जो बेस्ट स्कोर है जो आपको मिला हुआ एरर का वो है -1.89, राइट। तो इतना हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से एरर निकलेगा। अगर हम लोग लीनियर यूज किए थे तो लीनियर में हमारा एरर कितना आया था, लीनियर में हमारा एरर आया था -1.87, एवरेज एरर हमारा यहाँ पे आया था। यहाँ पे देखेंगे तो -1.89। अब यहाँ पे यूज करके देखते हैं लासो को कि लासो में एरर कैसे निकालते हैं। उसके बाद फाइनल जाके हम लोग कंपैरिजन करेंगे इन तीनों एल्गोरिदम्स का जो हमने यहाँ पे सीखा हुआ है, लीनियर, रिच और लासो। तो मैं यहाँ पे जाके हेडिंग दे देती हूँ लासो रिग्रेशन, और इसके अंदर हम लोग मार्कडाउन सेलेक्ट करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। अब लासो के अंदर भी सेम यही स्टेप रिपीट होने वाला है। सो लेट मी जस्ट राइट द कोड हियर फॉर यू सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट इट। तो यहाँ पे लासो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमने रिच को इंपोर्ट किया था sklearn.linear मॉडल के अंदर, वैसे यहाँ पे लासो को कर रहे हैं। इसके बाद मॉडल सिलेक्शन के अंदर ग्रिड सर्च सीवी सेम वैसे ही है जैसा ऊपर किया हमने। अब यहाँ पे लासो को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। पैरामीटर में अल्फा के अलग जो पैरामीटर्स हमने ग्रिड लाइक रिच के लिए दिए थे वही पैरामीटर्स हमने लासो के लिए लिए। इसके बाद ग्रिड सर्च सीवी यहाँ पे लग रहा है, मीन स्क्वेयर्ड एरर हो रहा है, क्रॉस वैलिडेशन 5 बार होगा, और ये जो लासो रिग्रेसर है इसी के अंदर हम लोग x, y को फिट कर रहे हैं। और अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने के बाद में ये लासो का मॉडल बन चुका है। अब इसमें भी हमारा जो बेस्ट पैरामीटर है और बेस्ट स्कोर है लासो में वो कितना आता है, इसको अब हम लोग यहाँ पे जाके चेक करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली प्रिंट कर रही हूँ लासो रिग्रेसर बेस्ट पैरम्स और बेस्ट स्कोर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि अब लासो जब आप यूज कर रहे हो तो बेस्ट पैरामीटर क्या है, e टू द पावर आपका यहाँ 1e08, दैट मीन 0.000001, राइट। ये आपका वैल्यू आ रहा है अल्फा का। और इसके बाद अगर हम लोग बेस्ट इसके एरर की बात करें तो -1.06 e रेज टू द पावर -7 आपका वैल्यू आपको यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये बेसिकली हम लोगों को एरर मिला किसमें, रिज में और लासो में। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि रिज और लासो को यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमारा बोस्टन प्राइसिंग वाला ये जो कंप्लीट डेटा सेट है, इसी डेटा सेट को रखते हैं और इसी में लीनियर भी लगाते हैं,
रिज भी लगाते हैं और लासो भी लगाते हैं और देखते हैं सबकी एक्यूरेसी हमको क्या मिल पा रही है यहाँ पे। सो लेट्स जस्ट डू दैट। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे तीनों हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, यानी एक्स और वाई हमारे पास डेटा होता है। इसी डेटा को हमें ये ऑलरेडी पता हुआ है कि इसको हम लोग ट्रेनिंग डेटा में और टेस्ट डेटा के अंदर स्प्लिट करते हैं। सेम वाई को भी ट्रेनिंग डेटा में और टेस्ट डेटा के अंदर इसको स्प्लिट करते हैं, राइट। अब इसके बाद फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मॉडल की एक्यूरेसी को बताने में हमको मदद करता है। R2 भी मॉडल की एक्यूरेसी के लिए हमको हेल्प करता है। तो अब हमको क्या करना है, एक्स और वाई का जो डेटा है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट का होना चाहिए, इसलिए हमने फ्लोट पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्केलर है, मतलब एक्स को आप एक स्टैंडर्ड तरीके से स्केल कर रहे हैं, यहाँ पे फीचर्स को आप स्केल कर रहे हैं जो कि रिज और लासो के लिए एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा फीचर क्या वो स्केल हो पाए। अब यहाँ पे एक्स स्केल डेटा है, मतलब एक्स स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स को हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद ये जो डेटा है हमारे पास, एक्स में ही तो हमारे सारे क्या है, फीचर्स हैं। इंडिपेंडेंट फीचर्स कहाँ है आपके, इतने सारे जो थे वो एक्स के अंदर ही थे। लेट मी शो यू अगेन हियर। तो यहाँ पे जो एक्स है हमारा, दिस इज आर एक्स, राइट, दिस इज आर एक्स। तो ये सारे हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। अब यही फीचर्स को हमें स्केल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्केल किया। लेट मी शो यू गाइज हियर। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर एक्स स्केल कर रहे हैं और स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमारे जो फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स, वो स्केल होके फिट हो पाए, और इसके अंदर एक्स को डाल दिए, सिंपल। अब यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम लोग ट्रेन, टेस्ट और ट्रेनिंग पे और टेस्टिंग पे स्प्लिट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने यहाँ पे लगाया, और जितना भी हमारा डेटा है यहाँ पे एक्स के अंदर स्केल वाला डेटा, क्योंकि अब फीचर को आपको स्केल करना है। स्केल क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था हर एक फीचर का वेट होता है। अगर आप ग्रिज को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वेट को कम करता है, और लासो को यूज करते हैं तो जो फीचर काम का नहीं होता उसका वेट वो 0 कर देता है। इसीलिए वेट को क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक्स को क्या कर दिया, यहाँ पे स्केल कर दिया, राइट। इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्केल्ड वाई। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 है, इसका मतलब 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग वाला डेटा रहेगा और टेस्ट करने के लिए केवल 20% डेटा रहेगा। अगर आपके पास 100 रोज का डेटा है तो इसमें से 80 रोज में आपका ट्रेनिंग होगा और 20 रोज में आपका टेस्टिंग होगा, और रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 ताकि मॉडल और बेटर हमारा वर्क कर पाए। अब इसको रन कर लेते हैं, राइट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में काम तो हो गया। अब पहले सबसे हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे मैं ना लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, लीनियर रिग्रेशन, ये मैं यहाँ पे हेडिंग के फॉर्मेट में लिख देती हूँ। तो मार्कडाउन सेलेक्ट करती हूँ, लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं कोड लिख रही हूँ। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो हो चुका है, अब हम क्या कर रहे हैं, sklearn लाइब्रेरी के अंदर से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये इंपोर्ट हो गया, अब हमको मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाने के लिए लीन रेग इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन कर दिए, तो मॉडल अभी क्या हुआ, रेडी हो गया। ये लाइन आप जैसे ही लिखते हो, ध्यान दो, लीन रेग इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ये लाइन आपने जैसी लिखी तो क्या हो गया, आपका मॉडल रेडी हो गया। अब मॉडल रेडी हो गया तो क्या करोगे, मॉडल को ट्रेन करोगे। तो ट्रेन करने के लिए ये लाइन लिखी जाती है, लीन रेग डॉट फिट, मतलब जो मॉडल बन गया उसके अंदर फिट क्या कर रहे हो आप, ट्रेनिंग डेटा, इसलिए मैंने लिखा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ये स्टेप जैसे ही हुआ तो मॉडल आपका क्या हो गया, ट्रेन हो गया। अब मॉडल ट्रेन हो गया तो क्या करोगे, टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लीन रिग्रेशन, इसके अंदर डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन लगा रहे हैं, एक्स टेस्ट दे रहे हैं, तभी तो हमको वाई जो है वो रिसीव होगा। अब यहाँ पे ये भी काम हो गया। तो एक एक स्टेप समझो, ये वाला स्टेप में क्या हुआ, मॉडल रेडी हुआ, इस स्टेप में मॉडल क्या हुआ, ट्रेन हुआ, फिर ये स्टेप में मॉडल क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अब ये तीनों चीज होने के बाद मॉडल की एक्यूरेसी कितनी मिल रही है हमको ये देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लीनियर, यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए हम लोग यूज करते हैं R2 स्कोर का। अब R2 स्कोर में एक्यूरेसी के लिए वाई टेस्ट, यानी कि ये तो पहले से था हमारे पास, और वाई यहाँ पे लीन प्रेड क्या है, जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया लीन प्रेड इंटू 100 ताकि एक्यूरेसी हमको मिल पाए, और फाइनल प्रिंट करवा दे रहे हम लोग एक्यूरेसी को। अब सिंपल मैं जाके इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसमें एक्यूरेसी 100% मिल रही है, और बात सही भी है। एक्यूरेसी हमने पहले भी निकाला था बॉस्टन डेटा में, तो एक्यूरेसी हमको यहाँ पे देखो 1 मिली थी। ये 100% बेस्ट मॉडल था, जो आपका जो एक्चुअल डेटा था वही आपका प्रिडिक्टेड डेटा था, तो 100% एक्यूरेसी थी, बिल्कुल सही बात है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर 100% एक्यूरेसी मिल गई।
अब क्या करेंगे, सेम यही मॉडल को किस में ट्रेन करेंगे, रिज रिग्रेशन में। इसके लिए अब हम लोग कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिख रही हूँ रिज रिग्रेशन और इसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मार्कडाउन पे रन कर रहे हैं। ओके, अब रिज का भी मैं यहाँ पे कोड कॉपी कर रही हूँ। मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको कोड करना है खुद से लिख लिख के। अब देखो ये जो कोड है इसकी एक एक लाइन समझो। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया था, वैसे ही अब हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, रिज रिग्रेशन को। ठीक है, अब रिज रिग्रेशन के अंदर अल्फा इंपॉर्टेंट होता है, तो अब रिज रिग्रेशन में हम लोग यहाँ पे रिज इक्वल टू अल्फा को वैल्यू बना रहे हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं लेट सपोज दे रही हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेप हुआ यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल रेडी हो गया। रिज रिग्रेशन इक्वल टू रिज, मॉडल को कॉल कर लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, तो मॉडल रेडी हो गया और इस मॉडल को अल्फा की वैल्यू क्या दियो आप, 10 दियो। अब इसके बाद मॉडल रेडी होने के बाद मॉडल को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। मॉडल ट्रेन करने के लिए ये लाइन हम लोग लिख रहे हैं, रिज रिग्रेशन डॉट फिट इक्वल टू एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। मॉडल की ट्रेनिंग यहाँ पे हो गई। अब ये वाले स्टेप में क्या हो रहा है, मॉडल की टेस्टिंग हो रही है। तो रिज प्रेड नाम से वेरिएबल बन रहा है, अब इसके अंदर प्रिडिक्ट फंक्शन लगा दे रहे हैं, एक्स टेस्ट डाल रहे हैं, और इसके बाद ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे मॉडल की क्या हो रही है, एक्यूरेसी टेस्ट हो रही है। तो रिज की एक्यूरेसी के लिए R2 स्कोर लगाएं, वाई टेस्ट जो पहले से था, और रिज प्रेड जो अभी मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है इनटू 100, और फाइनल जाके इसको प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। लेट्स जस्ट रन दिस कोड गाइस। अब ये पता चल गया कि जो रिज रिग्रेशन है ये ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मिल रही है 99.76%, लेकिन जो लीनियर रिग्रेशन है इसमें एक्यूरेसी कितनी मिल रही है, 100%। तो क्या बेस्ट है, लीनियर बेस्ट है इस केस में। अब एक और चीज करते हैं, लासो को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके हैश लिख रही हूँ, लासो रिग्रेशन लिख रही हूँ। ठीक है, लासो रिग्रेशन, and let's just select here markdown, run this code, and let me just do for the lasso regression as well. So let's just write this code here. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम इसी तरीके से sklearn.linear model इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, लासो को। ठीक है, अब यहाँ पे लासो का हम लोग ये वाला स्टेप में क्या कर रहे हैं, मॉडल को रेडी कर रहे हैं। तो हम लोग ने लासो रेक आपका ऑब्जेक्ट बनाया, लासो को कॉल किया। अब इस मॉडल में आप अल्फा की वैल्यू क्या दे रहे हो, 0.1। ठीक है, अब इसके बाद लासो रिग्रेशन को आपको क्या करना है, मॉडल रेडी हो गया तो अब मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए ये लाइन हम लोग लिख रहे हैं, लासो रैक डॉट फिट, इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को डाल दिए। तो अब मॉडल की ट्रेनिंग भी हो गई। अब मॉडल को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो मॉडल को टेस्ट करने ये लाइन लिख रहे हैं, लासो प्रेड इक्वल्स टू लासो रैक डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन लगा रहे हैं और एक्स टेस्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करना है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने लाइन लिखी R2 स्कोर, वाई टेस्ट तो पहले से था, और लासो प्रेड, ये जो है लासो प्रेड, इसी से तो हमको अभी जो डेटा मिल रहा है, जो प्रिडिक्शन हो रहा है, इनटू 100 कर दिया और यहाँ पे आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। अब इसको सिंपल सा जाके हमको रन करना है। अब लासो की एक्यूरेसी मिल रही है 99.9%। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो लीनियर रिग्रेशन बेस्ट था, 100% एक्यूरेसी मिली। फिर कौन बेस्ट है, लासो, क्योंकि 99.99% एक्यूरेसी है। फिर लास्ट कौन है, रिच, जिसमें 99.76% एक्यूरेसी है। तो इस तरीके से हमने तीनों मॉडल्स को अंडरस्टैंड किया, लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन। यहां तक कि जितनी चीजें आपको क्लियर है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कमेंट्स में जाके मुझे बैक टू बैक बताते जाइए, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि कितने लोगों को कितनी चीजें समझ में आ रही है। और अगर कोई डाउट आ रहा है वो भी कमेंट्स में डालते जाइए, ताकि मैं कोई डाउट भी आपको आए तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर आंसर किया जा सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिग्रेशन मॉडल। अब हम आगे बढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को।